कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार 27 अक्टूबर सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। न्यूज में आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची की जारी। अब तक कांग्रेस ने 71 उम्मीदवारों की घोषणा। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी सूची में भी 15 नामों की घोषणा। हिमाचल की सुक्खू सरकार का यू टर्न। 2 साल से खाली चल रहे हजारों पदों को खत्म करने पर दी सफाई। कहा जल्द ही नए पदों के लिए विज्ञापन होंगे जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। देश के विकास में आईआईटीएन की भूमिका को सराहा। कहा युवा शक्ति के दम पर भारत बनेगा आत्मनिर्भर। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी की मथुरा में बैठक। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन पर जताई गई चिंता। सुरक्षा पर दिया जोर। गणेश और दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा पर जताई नाराजगी। इजरायल ने ईरान के तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत पर किया हमला। समेत शहरों में नुकसान की खबर। ईरान ने हमले के बाद एयर स्पेस खोला। और आइए अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर, आर्नी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे, औरंगाबाद पूर्व से मधुकर देशमुख, शिरोल सीट से गणपतराव पाटिल, रालेगढ़ से वसंत पुरके और सावनेर से अनुजा सुनील केदार को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने आज अपने मुखपत्र सामना में दूसरी सूची की घोषणा की। पार्टी की दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा एससी से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री सुनील महाजन और भी कई लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं। हिमाचल के सुक्खू सरकार ने अपने एक और फैसले पर यू टर्न लिया है। सुक्खू सरकार ने प्रदेश में 2 साल से ज्यादा वक्त से खाली चल रहे पदों को खत्म करने के फैसले पर सफाई दी है। सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि सरकार खाली पदों की जगह जरूरत के हिसाब से नई नौकरियां भी सृजित करेगी और जल्द ही नए पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस नई अधिसूचना में कहा गया है कि 2 साल से ज्यादा वक्त से खाली चल रहे पदों को खत्म करते हुए नए पदों को लेकर भी सरकार जल्द विज्ञापन जारी करेगी। साथ ही सभी विभागों को ये कहा गया है कि अपने अपने विभाग में जरूरत के हिसाब से नए पद विज्ञापित करने के लिए वित्त विभाग को रिक्वायरमेंट भेजी जाए और सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करेगी। ऐसे में सुक्खू सरकार के एक और फैसले पर सवाल उठने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने अपने कई फैसलों को लेकर यू टर्न लिया और सवाल उठने के बाद फैसले वापस लिए, जिसकी वजह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नोटिफिकेशन का हवाला देकर ये कहा गया कि पोस्टों को खत्म कर दिया गया है। 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने इससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं,
उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। हिमाचल के कांग्रेस सरकार के यूटर्न से पहले भाजपा नेता अमित मालवीय ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पद खत्म करने का आदेश जारी किया है। इन पदों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। चुनाव में वादा था सरकारी नौकरी देने का, सरकार बनते ही नौकरियां खत्म की जा रही हैं। कांग्रेस सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक का आयोजन मथुरा के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले समेत संघ के बड़े पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सरकारीवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन ना करें, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। उन्हें सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। देश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहाँ के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने से, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहाँ रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहना क्या है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहाँ लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में सरकारीवाह दत्तात्रेय होसपाले ने कहा कि संघ का हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम संघ के कार्यकर्ताओं ने किया है। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में, 25,000 परिवारों तक का सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक का इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड में हुआ इस बार, तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहाँ जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना ये सब किए। वहाँ मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे, सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने, 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहाँ किए। और इस पूरी खबर पर और ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं। मथुरा से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो पत्रकार वार्ता हुई है सरकारीवास आरएसएस के, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है अपनी पत्रकार वार्ता में, क्या कुछ खास निकल करके आया है? ये देखिए, शताब्दी वर्ष में संघ प्रवेश कर चुका है और अगले साल विजयादशमी के बाद जो कार्यक्रम होना है, शताब्दी वर्ष को लेकर जो कुछ कार्य योजना बनाई गई, उसकी एक विस्तार से चर्चा संघ के इस 2 दिनों की बैठक में हुई है। और साथ ही साथ जो पंच परिवर्तन का जो जिसमें कुटुंब प्रबोधन है, जिसमें नागरिक कर्तव्य है, जिसमें पर्यावरण की रक्षा करना है, ये सब जो महत्वपूर्ण 5 विषय हैं, उनमें कैसे समाज के बीच एक प्रसार करना है, एक जागरूकता लाना है, उसको लेकर विस्तार से ये जो संघ की 2 दिनों की बैठक, उसमें चर्चा हुई है और कार्य योजना उसकी आगे बनाई गई है। और इस चर्चा के दौरान, 2 दिनों की बैठक के दौरान संघ कार्यों में जो विस्तार किया गया, चाहे वो संघ की दैनिक शाखाएं बढ़ी हों, साप्ताहिक शाखाएं बढ़ी हों, या फिर जो बेहद ग्रामीण इलाकों में जो संघ का कार्य होता है, उनकी कुल मिलाकर जो संख्या बढ़ी है, उस संघ का जो कार्य विस्तार हुआ है, इसकी भी एक चर्चा हुई और इसे और आगे बढ़ाया जाना है अगले 4 महीनों में। तो ये इस बात को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
दत्तात्रेय हौसबोले की तरफ से राय रखी गई, जिसमें कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। मथुरा को लेकर उन्होंने कहा कि ये मामला न्यायालय में है, समाज जो सोचता है उस पर संघ साथ है। इस तरह के तमाम सवाल, जब मैंने डीडी न्यूज़ की तरफ से एक सवाल पूछा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो कुछ हुआ, हमने देखा कि अत्याचार की जो मामले सामने आए थे और वो बहुत चर्चित हुआ था, कुछ जगहों पर जिस तरह से घटनाएं हुई और हम जानते हैं कि उसको लेकर चिंता जताई गई। तो इसको लेकर बहुत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कही है कि संघ चाहता है कि हिंदू जो है वो बांग्लादेश से पलायन न करें, वो वहीं पर रहे, लेकिन वो सम्मान से रह सकें। उसके लिए एक तरह से देखें वो एक जिम्मेदारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में इस बात को लेकर संघ ने अपनी बात रखी है और हम जानते हैं कि ये अपने तौर पर इसको लेकर एक जागरूकता किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो अपनी पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर कि पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, बांग्लादेश हो, किस तरह से संघ के स्वयंसेवक हैं वो काम करते हैं। खासतौर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए और केरल का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से आपदा के समय में आगे आता है और कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि शाखाओं का विस्तार तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनमें किस तरह से गुणों को तैयार करना है, उनमें गुणों का विस्तार किया जाना है, उस पर भी प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म के बाद से एक इतिहास रहा है कि जब भी देश में कोई आपदा आई है, संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चाहे वो केरल हो, अभी हाल में जब इतना बड़ा लैंडस्लाइड आया, संघ के 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मदद की, चाहे पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आई किस तरह से संघ के कार्यकर्ताओं ने मदद की, उड़ीसा में किस तरह से संघ के कार्यकर्ता जुटे रहे। तो जब भी कोई चुनौती आई है, देश के सामने कोई आपदा आई है, तब संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी सेवा भाव से काम किया है। एक तरह से जो भी पीड़ित लोग रहें उनको राहत पहुंचाने का काम किया और सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया है। ये सेवा भावना का कार्य संघ का हमेशा से रहा है। तो उस बात का जिक्र आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि शाखा विस्तार और कार्य विस्तार की तो बात आज की बैठक में, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ में जो लोग कार्य करते हैं, जो प्रशिक्षण करते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। संघ की एक परंपरा रही है, कार्यकर्ता हो, बड़ा पदाधिकारी हो, सबके प्रशिक्षण की एक व्यवस्था है। यानी हर वर्ग के कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण की एक नियमित परंपरा है और इसीलिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो सालाना आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं प्रांत स्तर पर, जिले स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। तो प्रशिक्षण की एक पूरी परंपरा है और हर वर्ग के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया कि जो प्रशिक्षण देते हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है। तो संघ की अपनी एक शैली है, अपनी परंपरा है। जी शैलेंद्र, साथ ही साथ सरकारी वाह ने साफ तौर पर यह भी कहा कि बच्चों में किस तरह से संस्कार डाले जाने चाहिए। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर भी खास तौर पर फोकस किया अपनी इस पत्रकार वार्ता में। देखिए, 3 महत्वपूर्ण अलग अलग सवाल आए थे। एक सवाल OTT प्लेटफार्म के जो लेकर जो दुष्प्रभाव है बालवन में, जिसका जिक्र विजयादशमी पर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया था। वो सवाल मैंने पूछा था, उस पर उन्होंने कहा कि इसके एक नियमन की ज़रूरत है, कि देखा जाना चाहिए कि कैसे इसका नियमन हो सकता है। कानूनी तौर पर हम जानते हैं जिस तरह से फिल्मों का नियमन होता है और समाज की क्या भूमिका हो सकती है एक समाज में जागरूकता लाने में, प्रचार प्रसार में, जिससे कि इस दुष्प्रभाव से बचा जा सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जवाब दिया। एक सवाल लव जिहाद को लेकर आया था कि उस तरह की जो घटनाएं होती हैं और उससे सामाजिक तनाव बढ़ता है और चिंता व्यक्त की जाती है। उस सवाल से जुड़े जवाब में उन्होंने कहा कि जो बच्चियां हैं उनको संस्कारवान बनने की ज़रूरत है, उनके प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कही। और तीसरा सवाल आपने क्या किया था? धर्मांतरण को लेकर के ही सवाल किया था। दूसरी बात बच्चों के संस्कार को लेकर के बात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को किस तरह से गढ़ने का काम पूरा संघ और किया जा रहा है संगठन में। बिल्कुल मतांतरण शब्द का प्रयोग संघ में किया जाता है और उसको लेकर हम जानते हैं कि एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग एक तरह से देखें वापस लाने का, घर वापसी अभियान उसे बोलते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि कई स्तर पर चलाया जा रहा है।
और इस तरह के मतांतरण ना हो उसके लिए जागरूक करने का काम वो तमाम सामाजिक संगठन चलाया करते हैं और संघ को भी उसका समर्थन है। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। शैलेंद्र, ये जो बैठक है बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, चुनाव का माहौल है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी बैठक को, क्योंकि कई सारे विषय, कई सारे बिंदु समाज हित में, समाज के लिए निकल कर के आए हैं। जी देखिए संध्या, जब चुनाव होते हैं और संघ की कोई बड़ी बैठक होती है और कोई बड़ा अगर बीजेपी नेता उस शहर में मौजूद रहे तो बहुत चर्चा होती है। हम जानते हैं कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे और मुलाकात को लेकर बहुत सारी मीडिया में खबरें रहीं। उससे जुड़े एक सवाल के जवाब में बहुत स्पष्ट तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कुंभ का जो आयोजन हुआ था, पिछली बार उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी सराहना हुई थी। इस बार उससे भी बेहतर आयोजन हो, इसको लेकर उन्होंने जो एक कार्य योजना है वो उस पर चर्चा की है। और कुंभ के आयोजनों में तमाम जो धार्मिक नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, वो आएँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है, उसको लेकर जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि दरअसल कुंभ का आयोजन केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक आयोजन भी है। तो तमाम वो काम है, चाहे वो नदियों को साफ करने का हो, पर्यावरण से जुड़ा काम हो, वो वहाँ पर आए लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और साल भर वो काम चले, एक तरह से वो प्रोत्साहित किया जाए कुंभ में आने वाले लोगों का। तो ये एक तरह से उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार का। इन सब बात की एक विस्तार से जानकारी संघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। इस बात की चर्चा आज की गई, जब सवाल पूछा गया उसके जवाब में बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2 दिन पहले बहुत चर्चा हो रही थी कि संघ की जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए हुए हैं, संघ के शीर्ष पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है। तो उसके बाद चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। यहाँ पर 2 और सवाल एक तरह से पूछे गए बाद में, उनको ही बताना चाहूँगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो लोकसभा चुनाव के समय जो बयान दिया था संघ को लेकर, उससे जुड़ा सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों को बहुत ज़्यादा संघ उसका कोई एक तरह से देखें उस पर ध्यान नहीं देता है, ऐसी कोई बात नहीं है जो कहा जाता है कि खींचातानी है, ऐसा कुछ नहीं है। और संघ जानता है कि ये सब इस पर कैसे आगे काम करना है। तो ये बहुत एक तरह से सफाई आई है, या हम कहें कि संघ की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि जो मीडिया में खबरें चलती रहती थी कि बीजेपी के साथ संघ की कोई खिंचातानी है, तो वो बात बहुत स्पष्ट तौर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है कि ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह की मीडिया में बातें रही हैं। और दूसरी बात जो संघ ने बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या कोई राजनीतिक दल हो या समाज का कोई संगठन हो, संघ सबसे मुलाकात करता है, सबसे मुलाकात करना चाहता है, सभी के पास जाता है समाज कार्य के लिए, जागरूकता के लिए, समाज निर्माण के लिए। तमाम जो संघ के जो उद्देश्य हैं उनके मद्देनज़र वो सभी से मिलना चाहता है। और जो लोग नफरत की एक तरह से कहें बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं, दरअसल राहुल गांधी से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था, वो मिलना नहीं चाहते, यानी संघ के लोगों से मिलना नहीं चाहते। तो ये भी बहुत एक तरह से कहें एक बड़ा बयान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में आया है। तो कई ऐसे सवालों के भी जवाब दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी, बड़ी कयासबाजी हो रही थी। बहुत स्पष्ट तौर पर संघ ने ये भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल से, कांग्रेस से जब खासतौर पर ये पूछा गया तो उनका कोई खींचातानी नहीं है। संघ के लोग सभी से मिलते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे संगठन हो, विद्वान लोग हो, धार्मिक नेता हो। तो ऐसे में ये कहना कि कोई खींचातानी है किसी दल के साथ, ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, बिना नाम लिए, नाम नहीं लिया, कि जो लोग मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं वो हमसे मिलना नहीं चाहते। तो इस बयान के भी अपने बहुत बड़े मायने। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने क्या कुछ खास बातें कही आज की पत्रकार वार्ता में। मथुरा में जो बैठक चल रही है उसको लेकर के हमारे संवाददाता तमाम बिंदुओं को लेकर के जानकारी साझा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन्हें संगठित होकर रहने की ज़रूरत है, पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने देश के हिंदुओं के लिए भी कहा कि संगठित होकर के रहने की बेहद ही ज़रूरत है। साथ ही साथ और भी तमाम महत्वपूर्ण बातें जो हमारे संवाददाता मथुरा से हमें बता रहे थे। आइए खबरों
खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई ने एम्स के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐप बनाए, जिनसे लोगों को बहुत मदद मिल रही है। आईआईटी भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आईआईटी भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी आईआईटी भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए आईआईटी भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल रमेन ड्रेका ने गायत्री नगर रामपुर स्थित महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों सहित देशवासियों की समृद्धि और सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा और मंदिर समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किए। सीएम ने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। कई जगहों पर AQI 350 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 364 पर पहुंच गया है। वहीं इंडिया गेट के आसपास AQI 237 है, जो कि खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी जा रही थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों से बाहर लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। It's only 26th October today and अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आप अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्मॉग और फॉग आपको दिख रहा है। मैं ये चीज़ खुद फील कर पाता हूँ एनी टाइम अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो या फिर इवन शाम में अगर आप बाहर निकलते हो। दिन में तो थोड़ी धूप होती है, सो इट्स अ लिटिल बेटर, बट आपको एक अजीब ही कंजेशन छाती में फील होने लग जाएगा या फिर नाक में और थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जलन सी महसूस होने लग जाती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ एक्चुअल में मेजर्स लेने पड़ेंगे दैट कुड मेक अ चेंज। सर्दी आने से पहले यहाँ पे फॉग जैसा माहौल बन जाता है। हालांकि पॉल्यूशन ही है ये, आसपास के क्षेत्र हैं वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना कि दिल्ली हो जाता है कि डस्ट पे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगती है दूर से ही, जो धूल है उड़ने लगती है। तो यही सब कारण है कि पब्लिक होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में जो आ रही है और गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी इसके कम करने के उपाय हैं वो करना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्मफुल है लंग्स के लिए भी। इधर जम्मू कश्मीर में PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के सभी ढांचे को भंग कर दिया है। अब पार्टी के नए पदाधिकारियों का चयन वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद जल्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में PDP का बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। राज्य की कुल 90 सीटों में से महबूबा मुफ्ती की PDP को मात्र 3 ही सीटें मिली थी। इधर इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 3 प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में की गई एयर स्ट्राइक में कुछ जगहों पर सीमित नुकसान की बात मानी है। ये हमले 3 चरणों में किए गए। इजराइल ने बताया कि एयर स्ट्राइक कर विमानों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। साथ ही कहा कि हमें हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। एहतियात के तौर पर ईरान ने सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी थी, लेकिन अब उसने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। उधर इराक में अगले आदेश तक उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। इजराइल ने सीरिया पर भी हवाई हमला किया था। हालांकि इस हमले की अमेरिका को पहले से जानकारी थी। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान पर हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। तो
ईरान के तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांत पर हमला हुआ। सीमित शहरों में नुकसान की खबर भी देखने को मिली और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी पर ये जानकारी दी गई। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल स्थानीय पर्यटन और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थल काला पानी में एक टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया है। एक बड़ी खबर, 3 दिन पहले यमुना में तो आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि पेट और पीठ पर भी उन्हें चकते हुए हैं। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। एक बड़ी खबर, यमुना में नहाने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा को कुछ मुश्किलें हुई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यमुना का पानी कितना खराब है, जिसकी वजह से उनकी सेहत में गड़बड़ी मिली, सेहत खराब हुई और इन बढ़ती मुश्किलों की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। 3 दिन पहले यमुना में नहाने गए थे और उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी। और इस पूरी खबर पर बातचीत कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से। अमरेंद्र, क्या कुछ खबर है? यमुना इतनी गंदी कि 3 दिन पहले जब उन्होंने स्नान किया तो उसके बाद उनकी सेहत खराब हो गई और आखिर उन्हें भर्ती होना पड़ा। बिल्कुल संध्या, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा पिछले 3 दिन पहले वो यमुना में स्नान किया उन्होंने, उसके बाद उसी दिन शाम को उन्हें ट्विटर पे जानकारी दी कि उनको बहुत खुजलियां हो रही हैं, शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं और लगातार अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। और लगातार वो पिछले 3 दिन से RML के कंसल्टेंट में थे, डॉक्टर के पास आ रहे थे। लेकिन आज जब सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, ज़्यादा उनके इचिंग और खुजलियाँ हुई, उसके बाद उनको RML अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस समय उनको लगातार खुजली की शिकायत है। उनके सर पे पूरी वाइट चकत्ते बन गए हैं, पीठ पे जो है वो चकत्ते बने हुए हैं और पेट पे भी चकत्ते बने हुए, लगातार खुजली कर रहे हैं वो। और जो डॉक्टर हैं, जो जनरल फिजिशियन और जो स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ भर्ती है। और राम मनोहर लोहिया के जो अस्पताल के जो ये प्राइवेट वार्ड है वहाँ पर एडमिट हैं रूम नंबर 5 में। और DD न्यूज़ के पास ये सबसे पहले की तस्वीरें हैं। इस समय डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ दी गई हैं, कई ऑइंटमेंट दिए गए हैं, लेकिन वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको जो है लगातार खुजली हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन वो यमुना में स्नान करने गए, जिस तरह से दिल्ली की आबो हवा पूरी प्रदूषित हो गई है, जहां एक तरफ वायु प्रदूषण था वहीं जल प्रदूषण भी था। और यमुना को जो प्रोटेस्ट को लेके भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट रखा था दिल्ली के यमुना के ITO घाट पर और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने मीडिया को इन्वाइट किया था और उस के बातचीत के बाद ही उन्होंने एक यमुना में डुबकी लगाई। और DD न्यूज़ ने उस वक्त भी सबसे पहले दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की थी और उनसे पूछा था कि आखिर क्या वजह हो गई। तो उन्होंने ये उस वक्त ये कहा था कि मैं माँ यमुना जो है हमारी पवित्र पावती यमुना है, कितनी पॉल्यूटेड हो गई है, ये संदेश देने आया हूं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो लगातार इस मामले पर कुछ भी नहीं कर रही है। और चूंकि छठ का व्रत आने वाला है, आगे कुछ दिनों में छठ का व्रत आने वाला है, तो दिल्ली की जो यमुना की साफ सफाई को लेकर भी वो चिंतित थे, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। और उसी दौरान वो यमुना में डुबकी लगाते हैं। और जब हमने उनसे बात की थी तो पूरी तरह से उनको उस वक्त भी इचिंग हो रही थी। बातचीत करते हुए दौरान में अगर वो तस्वीरें आप देखेंगे तो उनको उस वक्त भी इचिंग हो रही थी, लगातार वो इचिंग कर रहे थे। तो काफी देर उन्होंने पत्रकारों से बात की तो लगातार इचिंग बढ़ी। और उसके बाद जब वो घर गए तो शाम को उनकी तरफ से ट्वीट हुआ और उसमें उन्होंने ये शिकायतें दर्ज कराई कि उनको इचिंग है। और उसके बाद से वो लगातार कल भी हॉस्पिटल में आए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और आज भी आए। लेकिन आज आने के बाद डॉक्टरों ने उनको एडवाइस किया कि आपको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि इचिंग ज्यादा है और उस समस्या के बाद इस समय उनका इलाज चल रहा है। संध्या।
अमरेंद्र, आपने बताया कि किस तरह से उन्हें 3 दिन पहले ही परेशानी होने लगी थी, तो ये तो एक मामला वीरेंद्र सचदेवा के माध्यम से हमारे सामने आया है, लेकिन आगामी छठ का भी आपने जिक्र किया। छठ का पर्व है, बहुत ही बड़ा पर्व होता है। यमुना में महिलाएं डुबकी लगाती हैं, पूजन अर्चन करती हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है, सामने आ रहा है। संध्या, बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल और संजीदा सवाल और खासा अहम सवाल बन जाता था कि जब आने वाले कुछ दिनों में छठ का एक महापर्व है, पूर्वांचल का एक महापर्व है, जिसमें व्रतधारी जो हैं उगते और ढलते सूर्य का अर्घ करते हैं और बाकायदा वो यमुना में उतरते हैं, आधे शरीर वो उतरते हैं और उसके बाद उसी यमुना जल का आचमन करते हैं। लेकिन अब आप देखिए, अगर यमुना जल में उतरने के बाद इस तरह की समस्या हो रही है तो उस जल का जो आचमन होगा उसके बाद किस तरह की समस्या होगी, एक बड़ा सवाल। और यही सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही थी और दिल्ली की जनता भी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार से ये पूछ रही है कि आखिर क्यों नहीं ठोस फुल प्रूफ तरीके से जो है दिल्ली यमुना का जो पॉल्यूशन है उस पर कंट्रोल किया गया, और क्यों नहीं दिल्ली की यमुना को लेके जो सरकार की तैयारियां थी वो पहले से दिखी। क्या वजह थी कि केंद्र सरकार के बाद इतना पैसा देने के बाद भी दिल्ली सरकार यमुना के ट्रीटमेंट पर वो काम नहीं कर पाई। और लगातार हमने डीडी न्यूज ने उस दिन भी सबसे पहले दिखाई, जब आपको याद होगा कालिंदी कुंज पे डीडी न्यूज की टीम जब पहुंची तो आपने देखा कि पूरी कालिंदी कुंज का जो बेल्ट था वो सफेद एक अमोनियम की लेयर से भरा हुआ था और पूरी तरह से जो यमुना जो है पॉल्यूटेड थी और सफेद झाग पूरी तरह से थे। और हमारी खबर के बाद ही आपको मैं बता दूं कि दिल्ली जल बोर्ड की टीम आती है और लगातार नाव से वहां पे केमिकल का छिड़काव करती है, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी है और लगातार इसी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी और जिसकी वजह से वीरेंद्र सक्सेना यमुना में गए प्रोटेस्ट दर्ज कराने। और उन्होंने एक चीज और, उस दिन उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक निवेदन किया था पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री जो आतिशी मार्लेना को, और उनके लिए बाकायदा 2 कुर्सियां लगाई थी आईटीओ की यमुना घाट पे, रेड कारपेट बिछाया था। उन्होंने कहा था कि आप आके संवाद करिए। और चूंकि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2025 तक यमुना को पूरी तरह स्वच्छ कर देंगे और उस यमुना को स्वच्छ करने के लिए उन्होंने कहा था आप एक बार आचमन लीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो नहीं पहुंचे। उसके बाद उन्होंने विरोध स्वरूप जो है यमुना में डुबकी लगाई और नतीजा यह है। और ऐसे में बड़ा सवाल कि आने वाले समय में जो आम लोग हैं, जो छठ महाव्रतीधारी हैं, उनका क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। संध्या, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो यमुना का पानी किस तरह का है, वीरेंद्र सचदेवा जो कि जिन्होंने 3 दिन पहले इस यमुना में स्नान किया और उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी ये तबीयत खराब हुई। यमुना में नहाने की वजह से ही वीरेंद्र सचदेवा की मुश्किलें बढ़ रही थी और उनके शरीर में लगातार खुजली हो रही थी, पेट और पीठ पर भी चकत्ते हो रहे थे। उन्हें आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से बातचीत भी की गई। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस समय राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कहना है कि पिछले दिनों यमुना में डुबकी लगाने के बाद उनके शरीर पर कई इचिंग हो गई है, कई समस्याएं हो गई हैं, जिसको उन्होंने ट्विटर पर भी डाला। और इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आकाश हैं, जिन्होंने ट्रीटमेंट दिया है वीरेंद्र सचदेवा जी को। किस तरह के सिम्टम्स को लेके वीरेंद्र सचदेवा जी हॉस्पिटल में आए? जी सर, वीरेंद्र सचदेवा जी पिछले 3 दिन से इस कंप्लेन के साथ आके भर्ती हुए कि उन्हें जब से नहाने के उसमें जब से डुबकी लगाई है तब से उनको शरीर पे खुजली और रूखापन और खिंचाव सा महसूस हो रहा है और उससे पहले उनको सांस लेने में दिक्कत रही है, पहले ऐसा उन्होंने बताया। तो अभी ये देख के बता पाना कि उन्हें सिर्फ डुबकी लगाने की वजह से ये हो रहा है या किसी और पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जो उनको एट प्रेजेंट है उन्हें सर पे ज़्यादातर खुजली हो रही है अलग अलग जगह पे, तो उसके लिए हमने सर को स्टार्ट कर दिया है ट्रीटमेंट और वो जल्दी स्वस्थ हैं। हम आज शाम तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। लेकिन वही कंसर्न यही है हमारा कि बाकी लोगों से भी यही वो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पॉल्यूशन में खुद का ध्यान रखें, अपना घर का स्पेशली जो घर के छोटे बच्चे हैं अपने उनको बाहर ना निकलें और ऐसे पॉल्यूटेड पानी के साथ कांटेक्ट ना बनाएं। लोग छठ पूजा है तो उनको यही मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि साफ़ पानी के अंदर अपनी पूजा करें, ऐसे गंदे ठहराव पानी से बचाव करें, ऐसे पानी में ना उतरें और ज़्यादा समय के लिए ऐसे पानी से कांटेक्ट में ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकाश। तो ये थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आकाश, जिनका साफ तौर पर मानना है कि
इस दौर में पॉल्यूटेड एयर और पॉल्यूटेड पानी से बचना चाहिए, और अगर इस तरह की समस्या आती है तो कहीं ना कहीं आपको अस्पताल का रुख करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, वो भी यमुना में 3 दिन पहले जब डुबकी लगाई, उन्होंने उसके बाद उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसकी शिकायत को लेकर आज एडमिट हुए हैं, जिनका इलाज लगातार आरएमएल में जारी है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।